नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत ने महाद्वीपीय मग्न तट पर नया दावा करके पाकिस्तान के साथ समुद्री विवाद में अपनी स्थिति मजबूत की। ओडिशा सरकार ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित किया। ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 में घोषणा पत्र अपनाया गया। सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR व्यय में वृद्धि दर्ज की गई। वैज्ञानिकों ने महाद्वीपों के स्थिर भागों के उत्थान के पीछे अज्ञात बलों का पता लगाया। केंद्र सरकार I4C को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के दायरे में लाई। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत ने महाद्वीपीय मग्न तट पर नया दावा करके पाकिस्तान के साथ समुद्री विवाद में अपनी स्थिति मजबूत की। भारत ने अपने विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट यानी एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ के तहत मध्य अरब सागर जल क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर तक अपने दावे को बढ़ा दिया है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद से बचने के लिए अपने पहले के दावे में भी संशोधन किया है। आइए समुद्री सीमा विवाद के बारे में जान लेते हैं। पहला है अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। समुद्री तटीय देशों के पास अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। यह उनकी तटरेखा से समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। इस जल क्षेत्र में इन देशों को खनन और मछली पकड़ने के अनन्य अधिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे देश महासागर में और अधिक जल क्षेत्र पर दावा कर सकते हैं, बशर्ते वे महाद्वीपीय मग्न तट की सीमाओं पर आयोग यानी कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ CLCS के समक्ष वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध कर सकें कि उनका दावा किया गया जल क्षेत्र उनकी स्थलीय सीमा से निर्बाध रूप से समुद्री नितल तक फैला हुआ है। यह आयोग संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। यह पूरा महासागरीय जल क्षेत्र संबंधित देश के विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट का हिस्सा माना जाता है। भारत ने 2009 में अरब सागर के विस्तृत जल क्षेत्रों पर CLCS के समक्ष अपना पहला दावा प्रस्तुत किया था। पाकिस्तान ने 2021 में भारत के दावे पर आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान का कहना था कि भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र विवादित हैं। पाकिस्तान ने विशेष रूप से सर क्रीक को विवादित माना था। मार्च 2023 में CLCS ने अरब सागर क्षेत्र में भारत के पूर्व दावे को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि आयोग ने पक्षकार देशों को संशोधित दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी। आइए अब पहले ये जानते हैं कि सर क्रीक क्या है। यह 96 किलोमीटर लंबा विवादित ज्वारनदमुख है। यह अरब सागर तक विस्तृत है और मोटे तौर पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र से अलग करता है। वर्ष 1947 में भारत चाहता था कि इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री जल क्षेत्र कानून के सिद्धांत यानी थालवेग प्रिंसिपल के अनुसार सुलझाया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि राष्ट्रों की सीमाएं जल मार्ग में स्थित हैं, तो फिर सीमा केवल नौगम्य जल क्षेत्र यानी कि नेविगेबल चैनल के मध्य में निर्धारित की जानी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया कि सर क्रीक नौगम्य नहीं है, इसलिए इस पर थालवेग सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। चलिए खबर के अंत में महाद्वीपीय मग्न तट की सीमाओं पर आयोग CLCS के बारे में भी बात कर लेते हैं। CLCS का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका उद्देश्य समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी UNCLOS को लागू करने में सहायता करना है। यह विशेष रूप से बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील से आगे महाद्वीपीय मग्न तट की बाह्य सीमा के निर्धारण में मदद करता है। आयोग की सिफारिशों का स्वरूप देखें तो इसका निर्णय अंतिम और तटीय देशों पर बाध्यकारी होता है। उड़ीसा सरकार ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित किया। सिमिलीपाल भारत का 107वां और उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क है। भीतरकनिका उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क है। आपको बता दें कि सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2750 वर्ग किलोमीटर है। इसके 845.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस तरह सिमिलीपाल उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन गया है। भीतरकनिका का क्षेत्रफल इससे कम है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और सिमिलीपाल 1 के बारे में जान लेते हैं। सिमिलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के मयूरभंज जिले में छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। बात करें यहाँ बहने वाली मुख्य नदियों की तो इसमें बुद्ध, बलंगा, पलपला, बंदन, सालंदी, कहेरी और देव नदी शामिल है। आपको बता दें कि सिमिलीपाल को वन्यजीव अभयारण्य और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। साथ ही इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया था।
यह मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। इसी के साथ यह जानना भी जरूरी है कि आखिर नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क एक ऐसा अधिसूचित क्षेत्र होता है जिसे उसकी पारिस्थितिकीय तथा उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, स्थलाकृति या वन्य जीवों की वैज्ञानिक महत्ता के कारण उसके वन्य जीवों और पर्यावरण को सर्वोत्तम संरक्षण प्रदान किया जाता है। खास बात यह है कि नेशनल पार्क किसी अभयारण्य के भीतर का संरक्षित क्षेत्र भी हो सकता है, या जरूरी नहीं कि वह कोई अभयारण्य ही हो। तथा नेशनल पार्क के भीतर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित होती है। हालांकि राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक यानी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कुछ आदिवासी समूहों को नेशनल पार्क के भीतर रहने की अनुमति दी गई है। इसकी अधिसूचना जाने तो राज्य सरकारों द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नेशनल पार्क की अधिसूचना जारी की जाती है। हालांकि एक बार अधिसूचित हो जाने के बाद राज्य सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के बिना नेशनल पार्क की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। चलिए अगली खबर पर बढ़ने से पहले सिमिलीपाल की जैव विविधता के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी वनस्पति में आर्द्र मिश्रित पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन शामिल हैं तथा शुष्क पर्णपाती वन जैसे साल वृक्ष और घास के मैदान भी मौजूद हैं। वहीं यहाँ के वन्य जीवों की बात करें तो यहाँ विशेष रूप से मेलेनिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवरों में फिशिंग कैट, बार्किंग डियर, माउस डियर आदि शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। ब्रिक्स सदस्य देशों में श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 में घोषणा पत्र अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क तथा द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड अ जस्ट ट्रांजिशन। बैठक का आयोजन ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रासिलिया में किया गया। इस बैठक की थीम थी अधिक समावेशी और सतत गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ के सहयोग को मजबूत करना। खबर की शुरुआत में घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया है। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों ने अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए व्यक्त किया कि ये देश नवाचार और श्रमिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए समावेशी AI नीतियों को बढ़ावा देंगे तथा न्याय संगत जलवायु संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संवाद को प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही विशेष रूप से लेबर गवर्नेंस, डिजिटल समावेशन और हरित नौकरियों के सृजन में दक्षिण सहयोग को मजबूत करेंगे। आइए अब श्रमिकों के लिए घोषणा पत्र का महत्व भी देख लेते हैं। पहला है गरिमापूर्ण कार्य के लिए AI का उपयोग। यह सभी श्रमिकों की AI तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक साबित होगा, जिससे उनकी अभिव्यक्ति को सार्थक सामाजिक संवाद के माध्यम से सुनना आसान हो जाएगा। ILO के अनुसार ब्रिक्स देश दक्षिण सहयोग के माध्यम से कार्यस्थलों पर AI के अधिकार आधारित उपयोग के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगला है जस्ट ट्रांजिशन, हरित नौकरियां व समावेशी नीतियां। पारिस्थितिकी तंत्र के पतन से 1.2 बिलियन आजीविका खतरे में है। लगभग 2.4 बिलियन श्रमिक हानिकारक अत्यधिक गर्मी में काम करने हेतु मजबूर हैं। तीसरा है सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में व्याप्त अंतर तेजी से बढ़ रहा है। इससे प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसा असुरक्षित वर्ग भी और अधिक प्रभावित हो रहा है। आज भी 83% लोगों के लिए बुनियादी सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। आखिरी है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। ILO ने ब्रिक्स देशों को वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन के माध्यम से समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत उन्हें मानक, मार्गदर्शन तथा शोध संबंधी और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR व्यय में वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार मुनाफे में वृद्धि के चलते 2023-24 में कंपनियों की CSR फंडिंग में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह व्यय 2022-23 के 15,524 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 17,967 करोड़ रुपए हो गया था। आपको बता दें कि HDFC बैंक ने सबसे अधिक 945.31 करोड़ रुपए का CSR व्यय किया। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने व्यय किए। चलिए सबसे पहले कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के बारे में जान लेते हैं। CSR के माध्यम से कंपनियां अपने व्यावसायिक कार्यों में सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के समाधान को एकीकृत करती हैं।
हालांकि भारत में CSR से जुड़े नियम भी हैं, जैसे CSR व्यवस्था की शुरुआत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत की गई है। खास बात यह है कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने CSR कार्यों को अनिवार्य करने वाला कानून बनाया है। बात करें CSR के लिए पात्रता मानदंड की, तो इसमें पहला है कंपनी की कुल नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। और तीसरा कि कंपनी का निवल लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। वहीं फंड आवंटन को देखें तो कंपनियों द्वारा अपने पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों में व्यय करना अनिवार्य है। इनमें राष्ट्रीय विरासतों का संरक्षण जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि नियम का पालन नहीं करने पर दंड भी दिया जाएगा। जैसे यदि कंपनी निर्धारित राशि खर्च करने में विफल रहती है और इस हेतु स्थापित निधि में स्थानांतरित भी नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। और आखिर में है पंजीकरण। CSR गतिविधि करने के इच्छुक कंपनियों को कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। वैज्ञानिकों ने महाद्वीपों के स्थिर भागों के उत्थान के पीछे अज्ञात बलों का पता लगाया। वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया है कि कैसे और क्यों महाद्वीपों के स्थिर भाग धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। महाद्वीपों के इन स्थिर भागों को क्रेटन कहा जाता है तथा ग्रह की कुछ सबसे बड़ी स्थलाकृति स्वरूपों जैसे एस्कार्पमेंट एवं पठारों का निर्माण करते हैं। क्रेटन प्लेट टेक्टोनिक्स के सबसे कम समझे जाने वाले पहलुओं में से एक है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके क्या निष्कर्ष हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स टूटती हैं तो पृथ्वी के भीतर शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न होती हैं जो महाद्वीपीय सतहों को प्लेट सीमाओं से दूर 1 किलोमीटर से अधिक ऊपर उठा सकती है तथा महाद्वीपीय भ्रंशन जैसे अफ्रीकी भ्रंश घाटी में पृथ्वी के क्रस्ट को फैलाता है। इससे एक डीप मेंटल वेव बनती है जो महाद्वीप के आधार के साथ लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति मिलियन वर्ष की गति से गमन करती है। ये तरंगे महाद्वीपीय आधार से चट्टानों की परतों को हटाती है जिससे उत्थान होता है। इन तरंगों से होने वाला अपरदन चट्टानों को हटाकर इस उत्थान को और बढ़ाता है जिससे पठारों का निर्माण होता है। अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में जानें तो इसे भूविज्ञान की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्णित करता है कि पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्रमुख भू आकृतियां जैसे ज्वालामुखी और भूकंप कैसे बनते हैं। वहीं इसके तंत्र को समझें तो पृथ्वी की सबसे बाह्य परत यानी लिथोस्फीयर जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बनी है का विखंडन बड़ी चट्टानी प्लेट्स में हो जाता है। ये प्लेट्स चट्टान की आंशिक रूप से पिघली हुई परत यानी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती है। अंत में टेक्टोनिक प्लेट्स को समझें तो बड़ी प्लेट्स में पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट आदि आती हैं तथा छोटी प्लेट्स में जुआन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, कैरिबियन प्लेट आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार I4C को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के दायरे में लाई। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 की धारा 66 के अंतर्गत शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की। इससे I4C को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED तथा कानून लागू करने वाली अन्य एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी तथा इसे साइबर क्षेत्र से जुड़े वित्तीय अपराधों के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत किया जा सकेगा। आइए PMLA अधिनियम 2002 की धारा 66 के बारे में जान लेते हैं जो सूचना को सार्वजनिक करने से संबंधित है। आपको बता दें कि धारा 66 प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अथॉरिटी को किसी अन्य एजेंसी के साथ सूचना साझा करने का अधिकार देती है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा उपर्युक्त अथॉरिटी उन सूचनाओं या जानकारियों को साझा कर सकती है जो उसके पास उपलब्ध होगी। साथ ही सूचना तभी साझा की जाएगी जब किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हो और आगे कार्रवाई की जरूरत हो। इसी के साथ आइए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के बारे में भी देख लेते हैं। इसे आधिकारिक तौर पर 2020 में गठित किया गया था। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है। इसे देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि जुलाई 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक अनुलग्नक कार्यालय यानी अटैच्ड ऑफिस बनाया गया था। इस संस्था का उद्देश्य साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को व्यवस्थित एवं कुशल तंत्र प्रदान करना है।
बात करें I4C की संरचना में शामिल तंत्रों की, तो इसमें है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट यानी NCTAU, नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट यानी NCEMU तथा जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम JCCT आदि। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। दक्षिण चीन सागर में चीन ने फिलीपींस के प्रमुख सैन्य आउटपोस्ट थीटू द्वीप यानी थीटू आइलैंड के पास विवादित टाइक्सियन रीफ पर कब्जा किया। थीटू द्वीप को पगआसा द्वीप यानी पगासा आइलैंड भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों के लिए विशिष्ट इंटरनेट डोमेन बैंक.in को अक्टूबर 2025 तक चालू करने का निर्णय लिया। डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए विशिष्ट बैंक.in इंटरनेट डोमेन की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में लगभग 20 रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल्स को छोड़ा गया। इसे बंगाल रूफ टर्टल भी कहा जाता है। झारखंड के महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य में सरना आस्था में विश्वास करने वाले आदिवासियों में वन और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व में जीने की अनूठी मिसाल सामने आई है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पर एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन एम फॉर नेचर पहल शुरू की। हाल ही में ईरान के शाहिद राजाई बंदरगाह पर मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले सोडियम परक्लोरेट रॉकेट ईंधन में विस्फोट हुआ। शाहिद राजाई बंदरगाह बंदर अब्बास बंदरगाह परिसर का एक हिस्सा है। भारत एजेंटिंग AI पेशेवरों की गंभीर कमी से जूझ रहा है क्योंकि मांग में वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि उन उन्नत AI एजेंट्स के कारण है जो स्वायत्त निर्णय लेने में सक्षम है। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का दूसरा शॉर्ट हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। यह लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर स्टेज को शक्ति प्रदान करेगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने सैटेलाइट बस एज ए सर्विस SBAAS नामक एक नई पहल के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। मुजरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट MHP में अहम भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार MGS नारायण को केरल राज्य विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। प्राचीन मुजरिस बंदरगाह वर्तमान केरल के मालाबार तट पर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यह पहली सदी ईसा पूर्व से आरंभिक मध्यकाल तक सक्रिय था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज ही क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।